जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो लास्ट हमने चैप्टर जो है पढ़ा था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में हमने 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स देखे थे, जो कि हमारे पास एक एल्गी था, दूसरा प्रिमिटिव फंजाई था और तीसरा हमारे पास एनिमल लाइक था, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते थे। किंगडम फंजाई, जैसे कि हमने प्रिमिटिव फंजाई को पढ़ा, तो किंगडम फंजाई में हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए, इस तरह के ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए जो कि हमारे पास मल्टी सेलुलर थे, हेट्रोट्रॉफ थे और ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्लांट से भी रिजेंबल कर रहे थे और एनिमल से भी रिजेंबल कर रहे थे। इसीलिए इसका एक अलग जो है वो किंगडम बनाया गया। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एक सेल से ज़्यादा जो है सेल से मिलकर बना हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और हेट्रोट्रॉफ की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ का नाम देते हैं। ठीक है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अब्जॉर्ब करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा को, और इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी बेसिस पर इसको प्लांट से रिजेंबल किया जाता है। इसी तरह इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इसको प्लांट से रिजेंबल नहीं किया जा सकता। ये जो है वो ग्रीन भी हो सकते हैं और ग्रीन के अलावा भी इनमें कलर हो सकता है। और ये प्रोड्यूसर नहीं होते, ये सिर्फ कंज्यूमर होते हैं, यानी कि ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, ये कंज्यूम कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब अगर हम किंगडम फंजाई की डेफिनेशन देखें तो कुछ डेफिनेशन फंजाई की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी: फंजाई आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स दैट रिसीव देयर फूड बाय absorbing the molecule around them. Fungi are not plants, they do not contain chlorophyll and therefore are neither green in color nor producers. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन के साथ अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें कि फंजाई जो है अपने रहने के एतबार से अपने जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह की जगह पर रहता है, तो फंजाई हमारे पास एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ऐसे फंजाई भी होते हैं जो कि डार्कनेस में भी ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जो कि लाइट में भी ग्रो कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी साइज़ की बात करें फंजाई की, तो फंजाई बहुत छोटे साइज़ से लेके बहुत बड़े साइज़ तक, जैसे कि बहुत छोटे साइज़ की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ईस्ट हमारे पास जो कि घरों में भी यूज़ हो रही होती है खानों वगैरह में, तो वो भी एक फंजाई है और वो एक वाहिद फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है। उसके अलावा जितनी भी फंगस हैं वो सारे मल्टी सेलुलर फंगस हैं। तो ईस्ट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फंगस है, उसके साथ और सबसे लार्जेस्ट जो फंगस है वो टेट वो सबसे लार्जेस्ट जो फंगस है वो टोडस्टोल है, जो जिसका साइज 2 मीटर तक होता है। अच्छा जी, ये हमने इसके साइज़ की बात कर ली। अब अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें कि फंजाई की न्यूट्रिशन कैसी है, फंजाई किस तरीके से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, जैसे कि हमने ये देखा कि ये दूसरी बॉडीज़ से या दूसरों पर डिपेंडेंट है, ये हेट्रोट्रॉफ है, तो इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फंजाई जो है हमारे पास इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इसकी हमने 4 टाइप्स यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है। 4 टाइप्स में जो सबसे पहली टाइप है वो है पैरासाइट। पैरासाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिससे ये अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं उसको हार्म पहुँचा रहे होते हैं, उसको उस पर अटैक कर रहे होते हैं।
तो इस और जो फंजाई हैं, ये दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट एंड एनिमल, इन दोनों पे अटैक करते हैं और अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ऐसे जो फंगस होते हैं वो पैरासिटिक फंगस कहलाते हैं। फंजाई अटैक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पेनिट्रेट देयर आउटर डिफेंस, इन्वेड दैम एंड ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग साइटोप्लाज्म, देयर कॉजिंग डिजीज एंड सम टाइम डेथ ऑफ द होस्ट। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। और होस्ट को ये नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, कोई डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं, उसको उस पे डिजीज़ जो है वो कॉज करके अपनी नरिशमेंट हासिल करते हैं उसके साइटोप्लाज्म से। और कभी कभार होस्ट की डेथ भी वाक़ई हो जाती है इनके अटैक की वजह से। तो ऐसे फंगस जो कि इस तरह की न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, इस तरह की नरिशमेंट हासिल करते हैं, उसको हम पैरासिटिक फंगस कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऐसे फंगस जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड हो चुके हैं उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, उनको हम सैप्रोफिटिक फंगस या सैप्रोफाइट का नाम देते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन या इसको हम एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह करेंगे: फंजाई फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, यानी कि ऐसे प्लांट और एनिमल के रिमेन्स जो जो कि डेड हो चुके हैं उससे अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। मैनी आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। इनकी इस अमल से, इनके इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से उनके जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो ह्यूमस मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि प्लांट्स उनको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने प्रोसेसेस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेप्रोफाइट्स जो हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात उन डेड ऑर्गेनिजम्स को ये कन्वर्ट कर देते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कुछ ऐसे मटेरियल में जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअलिस्ट। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअलिज्म का भी नाम देते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें म्यूचुअलिस्ट फंजाई, यानी कि ऐसे फंजाई, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई पाए जाते हैं। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई किसे कहते हैं? ऐसे फंजाई जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, या फिर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इस तरह के जो हमारे पास फंजाई हैं या इस तरह की जो फंगस है, उसको हम म्यूचुअलिस्टिक फंजाई या म्यूचुअलिस्ट का नाम दे रहे होते हैं। फंजाई एंड देयर होस्ट बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म की जो ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में दोनों को फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। और बाज़ औक़ात किसी एक को फ़ायदा हासिल हो रहा है और किसी एक को फ़ायदा हासिल नहीं होता, बल्कि नुकसान भी हासिल नहीं होता, कुछ भी मतलब इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें म्यूचुअलिस्ट की या म्यूचुअलिस्टिक फंजाई की, तो हमारे पास लाइकेन और माइकोराइजिया इसकी एग्जांपल है। लाइकेन ऐसे कॉम्बिनेशन या ऐसी रिलेशनशिप को कहते हैं जिसके अंदर एल्जी और फंजाई म्यूचुअलिज्म कर रहे हों, यानी कि एल्जी और फंजाई का जो म्यूचुअलिज्म का जो एक इनका एक बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा इन दोनों को मिलाकर, उसको हम लाइकेंस का नाम देंगे। जैसे हमने एल्जी जो हमने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा में, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एलजी को किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को ग्रो करवाने के लिए। एलजी जो है वो ऑटोट्रॉफ होती है, एलजी के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर रही होती है, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करवाने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताई थी, यहाँ पर ये चीज़ साबित हो रही है कि वो फंजाई के साथ अपना जो है वो म्यूचुअलिज्म का प्रोसेस करेगी, और फंजाई इससे अपनी ग़िज़ा हासिल करेगा, एलजी अपनी सपोर्ट हासिल करेगी। और इस सेंस में ये जो एक ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, उनको हम लाइकेन का नाम देंगे।
इसके साथ साथ माइकोराइजिया की अगर हम बात करें तो माइकोराइजिया भी एक ऐसे फंजाई का नाम है, ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम है जिसमें फंजाई और प्लांट्स आपस में म्यूचुअलिज्म का प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ फंजाई इस तरह के बताए हैं, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं और प्लांट्स से भी फ़ायदा ले रहे होते हैं। तो इस तरह के जो फंजाई होंगे, जो इस तरह के फंगस होंगे, उनको हम माइकोराइजिया का नाम देंगे। इन दोनों के रिलेशनशिप को हम माइकोराइजिया का नाम देंगे। लास्ट में हमारे पास आता है प्रीडेटर। हमने कहा था कि 4 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो चौथी टाइप जो है वो हमारे पास है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो यहाँ पर ऐसे फंजाई जो कि जो होस्ट है उसको किल कर दें, उसको किल करके उसको डाइजेस्ट कर लें, उसको खा लें और उसका शिकार कर लें। उस तरह के फंजाई को हम प्रीडेटर फंजाई या प्रीडेटरी फंजाई का नाम दे रहे होते हैं। तो ये जो प्रीडेटरी फंजाई होते हैं वो किल कर देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं उनको, और उनको खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह के फंजाई को हम नाम देते हैं कि वो प्रीडेटरी फंजाई हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर इसको पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक वॉर्म है, जैसे अर्थ वॉर्म वगैरह होता है, वॉर्म है, और उस वॉर्म के ऊपर एक सेंटर में कोई गोल सी चीज़ जो है, यहाँ पर अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये जो इसके ऊपर लूप टाइप बना हुआ है, ये लूप जो है असल में एक फंगस है जो कि इसने जकड़ लिया है, इसको शिकार करने के लिए पकड़ लिया है, और पकड़ के इसको ये जो है वो खाने की कोशिश कर रहा है, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के फंजाई जो है हमारे पास प्रीडेटर कहलाते हैं, प्रीडेटरी फंजाई। यहाँ तक हमने फंगस की न्यूट्रिशन की, फंजाई की न्यूट्रिशन की बात की। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि फंगस जो है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी कैसी होती है, और उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। हम अगर फंगस के स्ट्रक्चर की बात करें या उसकी बॉडी की बात करें तो फंगस की जो मेन बॉडी होती है, मोस्टली जो मेन बॉडी होती है वो फाइन होती है, पतली होती है, ब्रांचिंग उसके अंदर हुई हुई होती है, और ज़्यादातर कलरलेस होती है। कहीं कहीं बाज़ जगहों पे हमें कलर भी नज़र आ रहे होते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, जैसे कि आपको यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम नाम देते हैं हाइफी का। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम नाम देते हैं हाइफी का। और ये एक हाइफी है, ये जो एक पार्ट है वो एक हाइफी है। जब ये बहुत सारी हाइफी आपस में जुड़ जाती हैं तो हम इनको नाम देते हैं माइसीलियम का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंगल स्ट्रक्चर है या जो फंजाई की बॉडी है उसको हम माइसीलियम का नाम दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हाइफी एक साथ जुड़ जाते हैं जो कि एक माइसीलियम फॉर्म कर रहे होते हैं, एक फंगल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन, इसमें फंजाई में रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होती है। एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऐसा मेथड होता है जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि एक फंगस जो है वही अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करता है। जबकि सेक्सुअल मेथड जो होता है उसके अंदर दो फंगस आपस में अपने आप को मिक्स करते हैं, अपने आप फ्यूज्ड होते हैं और फिर अप न्यू वन को फॉर्म करते हैं। तो हम पहले एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल मेथड जो है फंजाई का, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो फंजाई है वो तीन तरीक़ों से होती है हमारे पास। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। पहले हम इसकी जो पहली टाइप है फ्रेगमेंटेशन उसको हम देख लेंगे। फ्रेगमेंटेशन जो है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो इसकी बॉडी है, फंजाई की बॉडी है, वो हाइफा पे जो है वो डिपेंड कर रही है, माइसीलियम पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक हाइफी है और इस हाइफी के अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं। तो इन सेगमेंट्स, ये जो सेगमेंट्स हमारे पास हैं, इन एक सेगमेंट को हम
हम फ्रेगमेंट का नाम देते हैं। ये फ्रेगमेंट क्या होता है, अपनी बॉडी से अलहदा हो जाता है और अलहदा होने के बाद वो जो एक फ्रेगमेंट होता है वही अपने अंदर चेंजेस करता है और चेंजेस करके न्यू जो है वो फंजाई को जो है वो डेवलप कर लेता है। तो इस तरह की जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है उसको हम फ्रेगमेंटेशन का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बडिंग। बडिंग को आप सबसे इजीली वे में इस तरह समझ सकते हो, जैसे आप लोगों के घरों में आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो के अंदर छोटी छोटी बर्ड्स निकली होती हैं और वही बर्ड कुछ टाइम पे ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो सेम एज यहाँ पर बडिंग का वही प्रोसेस होगा। और बडिंग हमारे पास यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ईस्ट सेल में बडिंग होती है। ईस्ट हमने अभी पढ़ा कि वो हमारे पास एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर, और एक ही ईस्ट वाहिद जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है। बाकी सारे जितने भी फंजाए हैं वो सब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट की जो आपको यहाँ पर डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जो इसकी रिप्रोडक्शन नज़र आ रही है, वो कुछ इस तरह है कि इसके अंदर एक छोटी सी बर्ड फॉर्म हुई और उसके बर्ड के अंदर ही वो जो इसकी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर और उस बर्ड में गया और उस बर्ड के अंदर डेवलपमेंट हुई और टू डॉटर सेल जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो इस तरह की कंडीशन जो है उसके अंदर उसको हम कहते हैं बडिंग, जिसमें बर्ड फॉर्म होती है और वही डेवलप होती है और फिर वो आगे न्यू वन को फॉर्म कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर। हमने ये पढ़ा कि प्लांट जो सॉरी फंजाई की जो बॉडी है वो माइसीलियम पे डिपेंड कर रही है, हाइफी पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर आपको हाइफा नज़र आ रहे हैं। हाइफा हम कहते हैं सिंगुलर स्ट्रक्चर को, और जो हाइफी हम कहते हैं मल्टी से जो प्लूरल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम हाइफी का नाम देते हैं और सिंगल को हम हाइफा कह रहे होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे हाइफा नज़र आ रहे हैं और इन हाइफा के ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम का। ये जो स्ट्रक्चर आपको इसके ऊपर डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम का। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं तो इस स्पोरेंजिया को बर्स्ट करके और डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं ये स्पोर्स। और फिर ये स्पोर्स जहाँ जहाँ डिस्पर्स ऑफ होते हैं वहाँ पर एक स्पोर अपने अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस करके और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह की प्रोसेस को, इस तरह के जो इसमें रिप्रोडक्शन हो रही है इसको हम बाय स्पोर्स मेथड या प्रोड्यूसिंग स्पोर्स मेथड का भी नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम जो इसको डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो भी 3 सीक्वेंशियल स्टेज में हो रही है। ये पूरी 3 सीक्वेंशियल स्टेज में हो रही है। पहला स्टेज जो होता है वो प्लाज्मोगैमी होता है, दूसरा कैरियोगैमी है, तीसरा मेयोसिस। प्लाज्मोगैमी प्लाज्म का प्रोसेस है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होती है, जो फ्यूजन होती है वो दो सेल में या दो फंजाई में होती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से शो किया है कि दो फंगल सेल आए और उन दोनों ने आपस में फ्यूजन की। तो जो फ्यूजन हुई, अब क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हुआ और साइटोप्लाज्म के फ्यूजन की के नतीजे में क्या हुआ, हमारे पास जो एक सेल आया वो हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियाई वाला सेल आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक का जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम प्लाज्मोगैमी का नाम दे रहे हैं। और ये जो लास्ट में हमारे पास सेल बन रहा है इसको हम डाइकैरियोटिक सेल का नाम दे रहे हैं, यानी कि एक सेल ऐसा जिसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। कैरियोगैमी में हम उसी के आगे अगर हम देखें तो कैरियोगैमी में वो जो दो न्यूक्लियस आए थे वो दो न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो गए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर एक न्यू वन को फॉर्म करेंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैरियोगैमी का। तो जो यहाँ पर कैरियोगैमी हो रही है इसमें ये जो दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर थे वो दोनों आपस में फ्यूज हुए और लास्ट में हमारे पास जो टू न्यूक्लियाई वाला सेल था वो सिंगल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो जो लास्ट हमारे पास था वो मियोसिस का प्रोसेस था। मियोसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन का नाम देते हैं, जिसमें जो पेरेंट सेल होता है, अभी हम सेल की बात करें, जो पेरेंट सेल होता है उस पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डॉटर सेल में या डिवीजन होने के बाद जो सेल आता है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो इस तरह की डिवीजन को हम मियोसिस का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल अभी यहाँ पर हमने ये देखा था कि हमारे पास ये जायगोट बना था। अभी जो हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास जायगोट फॉर्म हुआ था। उस जायगोट के अंदर क्या हुआ कि मियोसिस का प्रोसेस हुआ। मियोसिस के प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर क्रोमोसोम अलैदा अलैदा हुए और अलैदा अलैदा होने के बाद पहले 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, फिर वो 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए, यानी कि 4 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो इस तरह की जो हमारे पास डिवीजन हो रही है उस डिवीजन को हम मियोसिस का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी माइटोसिस इस फंजाई में शो होती है। एक फंजाई में कुछ ऐसी माइटोसिस होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ फंगस में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस का अगर हमने प्रोसेस हमें याद हो तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है कि सेल में जो है वो क्रोमोसोम अपनी एक मेटाफेस प्लेट पे जो है वो अरेंज होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और इसके अंदर मेटाफेस प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। फिर वो एनाफेस स्टेज में वो दो साइड पे दो पोल की तरफ जाने लगते हैं और फिर 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो जाता है। जबकि यहाँ न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है उसी के अंदर स्पिंडल फाइबर, उसी के अंदर मेटाफेस प्लेट, उसी के अंदर पूरा माइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। इस तरह की जो माइटोसिस होता है उसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हमारी जो कंप्लीट लेक्चर है फंगस का, वो जो फंगस का लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने एक दफ़ा अगर हम इसको रिव्यू कर लें तो रिव्यू के अगर हम इसको रिव्यू करें तो जी, अगर हम इसको रिव्यू करें तो रिव्यू में हम ये देखेंगे कि हमने किंगडम फंजाई में किंगडम फंजाई की डेफिनेशन देखी। किंगडम फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जो कि ईस्ट का है, यूनिसेलुलर है, जिसको यहाँ फंजाई में प्लेस किया गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस के हमें नज़र आए। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन के बाद हमने इसके हैबिटेट को देखा। इसके हैबिटेट में हमने ये देखा कि ये एक्वाटिक भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये डार्क भी होते हैं, ये लाइट भी होते हैं। इसके बाद हमने इसके साइज़ को देखा। इसके साइज़ जो है वो बहुत छोटे साइज़ से लेकर 2 मीटर तक इसका साइज़ होता है। ईस्ट इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की एग्जाम्पल है और टोडस्टोल इसकी सबसे लार्जेस्ट साइज़ की एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने इसके न्यूट्रिशन को देखा। न्यूट्रिशन में हमने ये देखा कि ये पैरासाइट भी होते हैं, ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, ये म्यूचुअलिस्ट भी होते हैं और ये प्रीडेटर्स भी होते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और उसको डिजीज़ कॉज करते हैं। सेप्रोफाइट डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। उसके अलावा म्यूचुअलिस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉम्बिनेशन में एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। और प्रीडेटर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को, उस होस्ट को खा जाते हैं, उस होस्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उस होस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। यहाँ तक हमने इसके न्यूट्रिशन की बात की थी। नेक्स्ट हमने इसके स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन की बात की। स्ट्रक्चर इसका डिपेंड कर रहा होता है, कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं हाइफी। अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसको हाइफी कहेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो उसको हम हाइफा का नाम देंगे। और ये हाइफी बहुत सारे हाइफी
हाइफी एक साथ जुड़ते हैं और उसको हम नाम देते हैं माइसीलियम का। तो कलेक्टिवली हम ये कहते हैं कि फंगल जो बॉडी है उसको हम माइसीलियम का नाम दे रहे होते हैं। माइसीलियम पे फंजाई की बॉडी डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमने इसकी रिप्रोडक्शन देखी। रिप्रोडक्शन में इसका एसेक्सुअल मेथड देखा और सेक्सुअल मेथड देखा। एसेक्सुअल मेथड में हमने फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर्स मेथड देखा। फ्रेगमेंटेशन में हमने ये देखा कि बॉडी का एक पार्ट, एक फ्रेगमेंट अलहदा हो गया और अलहदा होके उसने न्यू वन को फॉर्म कर लिया। उसके बाद हमने बडिंग में ये देखा, बॉडी के एक पार्ट में एक बर्ड फॉर्म हुई और वो बर्ड ही जो है आगे मेच्योर हुई और उस मेच्योरिटी के बाद वो बर्ड अलहदा हो गई और अलहदा होने के बाद उसने एक अपने कंप्लीट सेल को फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट हमने इसमें स्पोर्स प्रोड्यूसिंग को देखा कि इसके अंदर स्पोरेंजियम फॉर्म हुए इसके स्ट्रक्चर के ऊपर और उन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म हुए और स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स ऑफ होकर जहाँ जहाँ स्पोर्स गए वो एक अकेला स्पोर दोबारा से एक न्यू जो है वो बॉडी को फॉर्म कर लिया उस स्पोर ने। और ज़्यादातर ये जो स्पोर्स होते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहे होते हैं। और ये स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये स्पोर्ट जो है वो हमारे कई कई सालों तक अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से पड़े रहते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये फिर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेजेस में हो रही थी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो साइटोप्लाज्म था उनकी मर्जिंग हुई थी, न्यूक्लियस की मर्जिंग नहीं हुई थी। साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिल गया दो सेल्स का और इस तरह के जो स्टेज था उसको हमने प्लाज्मोगैमी का नाम दिया। नेक्स्ट हमने कैरियोगैमी देखा। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। इस तरह की जो टाइप है उसको हम कैरियोगैमी का नाम दे रहे थे। उसके बाद हमने मियोसिस देखा। मियोसिस में हमने ये देखा कि एक जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल फॉर्म हुआ वो डॉटर सेल हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर रखता था जबकि पेरेंट सेल में डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर थे। उसके बाद लास्ट में हमने न्यूक्लियर माइटोसिस देखा जिसमें हमने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है और साइटोप्लाज्म में कोई डिवीजन नहीं हुई है। तो इस तरह की डिवीजन को हमने न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दिया था। यहाँ तक हमारा पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को जितना जो समझ आए उसको गेन कीजिए और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।